मिला है, आई थिंक इट इज बेटर टू बुक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एटलीस्ट टेक सम प्रॉफिट्स होम, क्योंकि जहां पे एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा रिटर्न मिले हैं। कपल ऑफ आईपीओ फॉर एग्जांपल डीमार्ट में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जहां पे इश्यू था एट क्लोज टू 300, एट अबाउट 600 700 लोगों को एक्सपेंसिव लगा, अभी उसे नियरली डबल हो चुका है। सो आई थिंक एट दीज लेवल्स पीपल शुड बुक सम प्रॉफिट्स and I mean at least keep that I mean profits home so that जब मार्केट गिरता है, I think that is the time to again reinvest. राइट प्रकाश, आपका क्या व्यू है एवेन्यू सुपरमार्ट में, क्योंकि ये डेफिनेटली इस बार का सुपरस्टार है। 299 का इश्यू प्राइस था, अभी ये 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3 गुना लगभग ये हो चुका है, इनफैक्ट 4 गुना लगभग ये हो चुका है। अब कुछ एक रिपोर्ट्स थे इसके अगले 10 साल के प्राइसेस को डिस्काउंट करके, रेवेन्यूज को डिस्काउंट करके अब भी बाय कॉल दे रही हैं। आपका क्या व्यू है एवेन्यू सुपरमार्ट पर? देखिए, मुझे इसमें दो चीज होती है। आईपीओ में दो प्रकार के इन्वेस्टर रहते हैं, एक जो लिस्टिंग के गेन्स मिल गए या कुछ दिन में, 2-4 चंद दिनों में जो अपसाइड मिली वो लेके निकल गए, और कुछ जो है जो जेन्युइनली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं सालों तक। अब उनके लिए तो भाव आज 1100 है, कल 1500 हो जाए, जो हो जाए, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका व्यू एटलीस्ट 2-3-4 साल का रहता है। एंड आईपीओ में बिकॉज प्राइस हिस्ट्री नहीं रहती, कब जब भी एक बहुत बड़ी अपसाइड आती है तो एक हमेशा फीलिंग रहती है कि ये शायद जायज नहीं है, दिस इज नॉट रीजनेबल, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बट बिकॉज इसकी हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका भाव डिस्कवर सही हो चुका है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, आप 900 के करीब का स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे नीचे आने लगे तब हम निकल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट तब तक बने रहे तो कोई, मुझे नहीं लगता इसमें हर्ज है। 2027 के रिपोर्ट्स पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ रिटेल की जो ग्रोथ है, जिस टाइप के ऑर्गेनाइज रिटेल बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें अगर लगे हुए आपके पास, निवेश किया था आपने आईपीओ में, अलॉटमेंट हुआ, आप फॉर्चुनेट है तो इसमें बने रहिए। ओके, तो प्रकाश की राय में आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, और अमरीश को लगता है थोड़ा मुनाफा जरूर लेकर जाइए अपने घर, और उसके बाद बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक का, एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड की बात करते हैं। यहाँ पर भी 175 का इश्यू प्राइस था, फिलहाल ये 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बेहतरीन रिटर्न ये दे चुका है। फ्रोजन फूड या फिर स्पेसिफिकली ये श्रिम्प्स के कारोबार में है, एक ऐसा कारोबार जहां पर काफी लोगों को पसंद आया, उन्होंने काफी ज्यादा इसको आईपीओ में भी जब हमने देखा था तो बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिला था। अमरीश, क्या वाकई ये स्टॉक इस तरह के वैल्यूएशन से डिजर्व करता है? आफ्टर ऑल फ्रोजन फूड्स है, श्रिम्प्स का कारोबार है, थोड़ा अलग है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है वैल्यूएशन जस्टिफाइड है इस वक्त? मार्जिन्स काफी हाई है इसमें, बट देन एट द सेम टाइम जिस हिसाब से चला है एट द करंट लेवल्स थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। सो माय व्यू इन दिस वुड बी सिमिलर टू जो मैंने डीमार्ट में बताया था कि वन शुड बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट्स। आई मीन हियर जिसको आईपीओ मिला है, इवन इफ ही सेल्स 25%, ही इज टेकन हिज कंप्लीट कैपिटल बैक होम, और जो बाकी है दैट्स जस्ट प्रॉफिट्स जिसपे वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है इस स्टॉक में, तो वहां पर क्या राय होगी? फ्रेश बाइंग के लिए एट दीज लेवल्स तो श्योरली रेकमेंड नहीं करूंगा। तो यदि यहाँ से आई मीन ऑन अ करेक्शन, यदि 20-25% यदि नीचे मिलता है, विच इज वेरी मच पॉसिबल जब लाइक मार्केट करेक्ट करेगा, आई थिंक एट दोज लेवल्स वन शुड लुक एट इट। ओके, तो थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए अमरीश की राय में। लेकिन प्रकाश, आपका क्या व्यू है एपेक्स पर? आपको लगता है यहाँ पर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू किया जाए? नहीं, इसमें मैं अमरीश से सहमत हूं कि इसमें प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि बड़ा हाई वल्नरेबल बिजनेस माना जाता है। अभी जो फिलहाल 2-3-4 महीने अच्छे जो गए हैं सबके लिए, चाहे वो अवंती सीड्स हो, वाटर बेस्ड जो इस टाइप की कंपनीज है, उसका कारण ये कि इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो इनपुट है, जो श्रिम्प्स के इसमें पालन में जाता है, वो कॉर्न और सोया और ये सब चीजें रहती है, वो सस्ती है आजकल, वो एकदम मतलब 7 साल में सबसे लोएस्ट भाव पे है। तो उस वजह से एक बेनिफिट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्जिन इनके घटते हुए अगर नजर आए तो इस टाइप की वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो पाएंगे मुग्धा। सो आई वुड ऑल्सो बिलीव आप अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, 175 रुपए आपने जो निवेश किया था वो पहले ले लीजिए, और फिर बैठे रहिए। अगर ठीक ठाक चलता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई नुकसान तो आपको नहीं होगा। बट फ्रेश निवेश की सलाह तो बिल्कुल इस वैल्यूएशन पे नहीं रहेगी। ओके, एक और स्टॉक, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर बात करना चाहूंगी प्रकाश आपसे। ये घर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आप फिक्सचर्स लगाते हैं घरों में, वो
इसको भी बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक दे चुका है। पर ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि जिसमें एंट्री लेवल्स बहुत, एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हाई हो। काफी सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट में। तो अब क्या आपकी राय है इस स्टॉक पर? नहीं, मुझे लगता है कि ये कैटेगरी में तो ये कैटेगरी लीडर है, इसने ये सारी कैटेगरी नई उभर के आई, इसकी वजह से आई। हमने रिटेल तो बहुत चीजों की होते हुए देखी, लेकिन सीमेंट की, बाथरूम फिटिंग्स की, टाइल्स की एक ही जगह अंडर वन रूफ जो है ये मुश्किल से होता हुआ दिखा है। और जिस प्रकार से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी आ रहा है, जीएसटी को लेके जो बिलिंग्स का इश्यूज जो आ रहे हैं, आज अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे वेंडर तो आपका माल आपको देने से रिफ्यूज कर देंगे। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, सरिया, सीमेंट, ये देखिए कि ये जो एंड कंज्यूमर घर बना रहा है उसके लिए है, ये कंस्ट्रक्शन काम जो कर रहा है उसके लिए इतना नहीं है। तो ये B2C थोड़ा सा मॉडल है, नॉट B2B, जहां अभी भी कैश का चलन है, जहां अनऑर्गेनाइज प्ले है। मुझे लगता है शंकरा इज अ ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल। अब इनका नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन जब होगा तो ये री रेटिंग वापस हो सकती है। ये 1500 का जो भाव है, ये कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट आ गई। इनफैक्ट डीमार्ट से अच्छा इसने रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। देखें, अगर 1000 रुपए पहले हो गया, आगे बढ़त भी आ गई, आई थिंक इट विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो। सो जो इनके पास है उन बने रहिए, इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं। प्रॉफिट बुक जल्दबाजी ना करिए, हो सकता है 2200-2000 का भी इसमें आपको लेवल अगले साल भर में दिख सकता है। अमरीश, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करूंगी। यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 108 का इश्यू प्राइस, 274 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 150% का रिटर्न ये दे चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहती हूँ। ये टेलीकम्युनिकेशन कारोबार पर फोकस करते हैं। जिस तरह से हमने देखा है टेलीकॉम कंपनीज का जो मार्जिन है वो श्रिंक हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आगे इनको बिजनेस मिलने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन काफी सारी कंपनियां कर चुकी हैं, दूसरा उनके मार्जिन श्रिंक होंगे तो फिर वो आगे भी अपने वेंडर्स को भी उस तरह के मार्जिन नहीं देंगे। तो आपका क्या व्यू है सालासर पे? एब्सोल्युटली, क्योंकि जब इश्यू आया था इट लुक चीप, इसीलिए काफी अच्छा ओवर सब्सक्राइब हो चुका था, एंड बिकॉज ऑफ विच वी सॉ दिस एक्सट्रीमली गुड मूव। बट एट दीज लेवल्स मुझे लगता है कि फुल्ली प्राइस्ड है। और जो आपने कहा था रिगार्डिंग टेलीकॉम एंसिलरीज, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वन शुड बी बुकिंग आउट कंप्लीटली एट द करंट लेवल्स। ओके, तो कंप्लीटली बुक करने की सलाह इस वक्त अमरीश की तरफ से। एक और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, यहाँ पर भी हमने काफी अच्छा एक्शन देखा। 149 पर इश्यू प्राइस, 358-59 के आसपास ट्रेड्स। प्रकाश, इस स्टॉक पर आप क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त? ये नो डाउट एक यूनिक बिजनेस है, लिस्टेड स्पेस पे पहला था। बट अगर इसकी जगह मेरे को विकल्प है इसकी पेरेंट कंपनी को लेने का, जिन्होंने ये ओएफएस किया, जो इशू लाए, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर बीएसई का शेयर आप लेते हैं तो उसमें आपको दो तरफा फायदा है। एक तो जो स्टॉक एक्सचेंज का कोर बिजनेस है उसका फायदा, और सीडीएसएल की ओनरशिप उनके पास भी है। सो आई वुड प्रेफर समथिंग लाइक दैट। तो इसमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है अगर, तो बेशक निकल जाइए और उसकी जगह बीएसई का स्टॉक ले लीजिए। तो ताकि अगर ग्रोथ इसमें भी आती है तो उसको चूकेंगे नहीं, और अगर इसमें ग्रोथ नहीं आती तो आपको बीएसई की ग्रोथ तो मिल ही जाएगी। तो एक डिफेंसिव प्ले हो जाएगा, एक लॉक इन जैसा हो जाएगा, और सेफ्टी नेट वाला एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। ओके, तो इस वक्त सीएसडीएल पे सलाह, सीडीएसएल पर सलाह ये है कि भाई आप बीएससी ले लीजिए, क्योंकि वो भी तो लिस्टेड है, उसके पास ओनरशिप है ही, वहां पर आपको एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी मिलता है। चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने ऐसे स्टॉक्स की बात की, ऐसे आईपीओस की बात की जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। पर ऐसा नहीं है कि सारे आईपीओस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, कुछ एक फ्लॉप भी रहे हैं। अगर आपका पैसा इन फ्लॉप आईपीओस में फंसा है, आपको क्या करना चाहिए, समझेंगे ब्रेक के बाद। आईपीओ बाजार पर खास फोकस है आज हमारे इस खास शो में। कुछ आईपीओ जो बेहद सक्सेसफुल रहे, वहां पर आपको क्या करना चाहिए ये बताया अमरीश और प्रकाश ने। लेकिन अब समझते हैं वो आईपीओ जो उन्होंने फ्लॉप शो दिखाया है उनमें क्या करें। अमरीश, सबसे पहले सीएल एजुकेट, ये तो ऐसा सेक्टर है जो कि बाजार के फेवर में, बाजार के फ्लेवर में नहीं है इस वक्त। जितने भी एजुकेशन काउंटर्स हैं वो शायद बजट के आसपास ही थोड़ा बहुत मूवमेंट दे रहे हैं। क्या करना चाहिए सीएल एजुकेट में? No, I think there is one cardinal rule for any IPO जो नीचे खुलता है. For such stocks to again get back beyond the issue price काफी मुश्किल होता है. And if we see in the whole of last 1.5 years, एक ही स्टॉक जो IPO के नीचे खुल के वहां पे रहा था करीब 3-4 महीने, उसके बाद इम्प्रूव किया, which is ICICI Prudential Life, and that was also because of the various other इंश्योरेंस आईपीओ, उसके कारण ये ऊपर गया था. सो फॉर ऑल दी स्टॉक्स
which have opened and stayed below the IPO price, I think one should be very, very careful. And only once, if you're really convinced, only then you should be looking at it. And from that point of view, I would say for CL, I think it's still a sell. ओके, सीएल में अब भी बिकवाली की ही सलाह है, उन्हें नहीं लगता कि यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस जल्द ही निकल कर आएगी। प्रकाश, एस चांदन कंपनी, यहाँ पर अगर आप रिस्पांस देखें तो बढ़िया आया था, 60% के आसपास का रिस्पांस मिला था इसको, 60 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था, उसके बाद भी ये रिटर्न जो है अभी 30% नेगेटिव दे रहा है। एक ऐसा स्पेस जहाँ पर एजुकेशन का ही रिलेटेड कंपनी है ये, लेकिन आपको लगता नहीं यहाँ पर रेवेन्यू की एक स्टेबिलिटी दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है और हम देख ही रहे हैं कि इंडिया में अब बेबी बूमिंग टाइम चल रहा है और काफी सारे बच्चे अब स्कूल जाएंगे, तो वो आपको ग्रोथ नहीं लगती? क्या लगता है स्टेबल परफॉर्मेंस ये आगे दे सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही उम्दा प्ले है, बहुत ही बढ़िया पेडिग्री वाली कंपनी है। अनलाइक जो पहली कंपनी हमने डिस्कस की, जो अमरीश ने कहा कि इसमें तो लॉस बुक करके आप निकलिए, क्योंकि कहीं उसमें कोई स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। इस पर्टिकुलर एस चांदन कंपनी इतने सालों पुरानी कंपनी है, एस्टैब्लिश नाम है और इस स्पेस में एक लीडर है। तो नवनीत एजुकेशन को अगर आप देखें, जो थोड़ा सा डिवर्सिफाइड है और स्टेशनरी में भी है, नॉट जस्ट पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, उसका वैल्यूएशन देखिए। और इसका तो इसमें जो प्रॉब्लम ये हुई कि एस चांदन ऑफर्ड एट अ वेरी हाई प्रीमियम, उस वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जबकि 58 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने कहा, रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन वो लेवरेज एप्लीकेशन थी, मतलब ब्याज पे पैसा लेके जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं, उसमें थी, और वैसा कुछ हुआ नहीं। और कई म्यूचुअल फंड्स ने भी इस पे मोहर लगाई है। HDFC म्यूचुअल फंड ने 2 बार लिया, एवरेज किया उन्होंने, पहले आईपीओ में था, फिर कुछ समय पहले भी लिया। सो आई थिंक इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, पर आपको अपना भाव मिलेगा, अच्छा रिटर्न भी आगे चल के होगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे बने रहिए, कोई और नीचे के लेवल पे एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ओके, GTPL हैथवे की बात करूंगी अमरीश आपसे। ल्यूकवार्म रिस्पांस इसको मिला था, रिटर्न्स कुछ खास आए नहीं, अब क्या करें? ल्यूकवार्म रिस्पांस मिला था बिकॉज इट वाज ऑलरेडी एक्सपेंसिव, और उसके बाद नाउ इफ यू सी गोइंग अहेड देयर वुड बी कंपटीशन कमिंग फ्रॉम जियो। वी हैव सीन ऑलरेडी व्हाट्स हैपेंड लाइक इन द टेलीकॉम स्पेस। सिमिलर थिंग विल हैपन इन दिस स्पेस। तो मुझे लगता है कि इवन एट दीज लेवल्स वन शुड बी एग्जिटिंग। ओके, प्रकाश, मैट्रिमनी.com एक ऐसा बिजनेस जो कि काफी ज्यादा इसको इस तरह से स्टालवर्ट ऑफ द बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन अब इस सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। क्या व्यू है आपका मैट्रिमनी.com पर? इसमें कोई एक आध अच्छे दिन हो सकता है। आपका आईपीओ का भाव जो 950 या 55 के आसपास, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, बट 985 का जो है, जी वो भाव शायद आ सकता है, क्योंकि बहुत दूर है नहीं, आप 8-10% दूर है वहां से, तो खराब नहीं है। लेकिन अगेन हाई प्राइस था। इसकी जगह अगर मेरे को कोई ऑप्शन देता, जो विकल्प जीवनसाथी.com वाले, जो शादी.com वाले, इनमें सब जो प्लेयर्स हैं उनका भी मार्केट शेयर अच्छा है, तो नौकरी जो इन्फो एज करके जो कंपनी है, जिसके पास एक वर्टिकल है इसी टाइप का, उसको लिया जा सकता है। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे भी ओवर प्राइस का मामला है, बट आपका भाव आए तो इसमें से निकल सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पे, तो कोई मायूसी की बात नहीं है। और उसकी जगह इन्फो एज में निवेश कर देंगे तो यही सेगमेंट का ग्रोथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। Okay, so if you want to stay in the segment, Info Edge better bet दिखाई दे रहा है। अमरीश, खादिम इंडिया रिटेलर अगेन, स्पेसिफिकली शूज और बैग्स में, क्या लगता है यहाँ पर भी लूपवॉर्म परफॉर्मेंस, क्या वैल्यूएशन की ही दिक्कत थी? Yeah, I think it was because of valuation, because it's a good company, good performance, good sector, but then I think the valuations went wrong. In fact, they should have come cheaper. So मुझे लगता है कि if one gets levels of say about 615, 620, then I think one could look at buying for longer term. But जिसके पास अभी है already loss देखा है उन्होंने, then I think they should just hold on and possibly average at about 615 levels. ओके, तो ये सलाह है, लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। टॉप परफॉर्मेंस, फ्लॉप परफॉर्मेंस, दोनों पर हमने बातचीत कर ली। एक सेक्टर जो पूरी वक्त फोकस में रहा वो रहा इंश्योरेंस, और हमने बहुत सारे आईपीओज इंश्योरेंस में आते हुए देखे। इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आपको, अब समझेंगे इस ब्रेक के बाद। आईपीओज पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अमरीश वालेका और प्रकाश दीवान जुड़े हुए हैं। ये साल हमने एक के बाद एक इंश्योरेंस आईपीओज देखे, उनमें से कुछ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की दिया और कुछ ने डिसअपॉइंट किया। अब इन स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए ये समझते हैं। सबसे पहले बात
टॉप परफॉर्मर की HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रकाश शाह 33% का ये रिटर्न अभी तक दे चुका है। एक बात जो सब कहते हैं वो है इंश्योरेंस सेगमेंट में अंडर पेनिट्रेशन, काफी जगह है अभी इंश्योरेंस को फैलने की, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या ये वाकई टियर 3 टियर 2 टाउन्स में और जगह बना पाएंगे, क्योंकि जो लोग सैलरीड हैं या फिर जिनके पास इनकम है वो ऑलरेडी इस ब्रैकेट में आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह का इंश्योरेंस वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। क्या अब इसके बाद आगे बहुत जल्दी एक्सपेंशन देखने की संभावना है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए इस सेक्टर के लिए जैसे आपने बहुत सही तरह से समराइज किया, प्रॉमिस बहुत है, लेकिन इसका अडेप्टेशन कितनी जल्दी होता है और टाइम से होता है वो मायने ज्यादा रखेगा। इंश्योरेंस कंपनीज में सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी, और ये साल आईपीओ मार्केट में इंश्योरेंस इज द स्टार, उसका रीजन है कि आज आपके पास ऐसे बिजनेसेस आए जिसमें जो तकलीफदायी 10 साल थे पहले के, 10-12 साल जो थे वो तो निकल चुके हैं। उसमें सब लोगों ने अपने जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो झेलना था, जो लॉसेस बेयर करने थे, कैश जो लगना था, वो सब लग चुका है। अब मार्केट एस्टैब्लिश हो गया, प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब तो इसका ग्रोथ का फेज आ गया। तो म्यूचुअल फंड्स में जो चीज करीब 2-4-5 साल पहले हुई थी वो अब इंश्योरेंस में है, उस स्टेज पे हम लोग हैं। तो आई थिंक इंश्योरेंस की ग्रोथ तो बहुत ही उम्दा रहेगी। पहले LIC से मार्केट शिफ्ट हुआ प्राइवेट सेक्टर का, अब प्राइवेट सेक्टर और LIC मिलके एक्सपैंड कर रहे हैं जो मार्केट को। पहले आदमी घर में फैमिली 4 लोगों की थी तो एक आदमी इससे इंश्योर होता था, अब हाउसवाइफ जो है वो भी या वर्किंग वुमन है वो भी इंश्योर होगी। सो आई थिंक मार्केट बहुत बड़ा है, सो डेफिनेटली इसमें बना रहना चाहिए। इसमें एटलीस्ट 10% पोर्टफोलियो का एक्सपोजर इंश्योरेंस में आपका होना चाहिए। अब कितनी कंपनी लेते हैं वो आप पे है, लेकिन एटलीस्ट 10% ओवरऑल सेक्टर का एक्सपोजर इसमें आपका जरूर होना चाहिए। ओके, अमरीश आपसे सवाल कि ये जो 5 IPOs हमने अभी देखे हैं, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, जहां पर अब बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, काफी उतार चढ़ाव भरे दिन इसने देख लिए, लेकिन अब परफॉर्मेंस बेहतर है। SBI लाइफ अभी थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विच इज बेसिकली री इंश्योरर, और साथ ही द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, इन सब में आपका व्यू क्या है? क्या लगता है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनमें क्या करें और जहां पर बेहतर परफॉर्मेंस है वहां पर क्या करना चाहिए? First of all, I would like to say that I mean this sector is not meant for traders. यहाँ पे केवल only the long-term investors should look at it. And when we are talking of long-term, I'm not even talking of 1 or 2 years. It is at least 5 years plus, preferably more towards 8 to 10 years sort of investment. Only then one should look at this sector. और इसमें I would surely suggest something like SBI Life. Which is putting at a discount, but then when we are talking of tier 2, tier 3, tier 4 sort of towns, वहाँ पे the sort of reach which SBI has, possibly no one else really has that reach. So from that point of view, and looking at the valuation, because if you look at the valuation, ICICI Pru is about 3.3 times EV. You have SBI at about 3.6, whereas if you look at HDFC Life, it is about 6.2. Although one can justify the premium looking at the promoters, but still from that point of view, SBI Life looks extremely cheap. So if one can hold on for the next couple of years, I think it's a good price to get now. राइट, तो SBI लाइफ पसंद है अमरीश को, वहां लगता है कि दाव लगाया जा सकता है अब भी। लेकिन इसी के साथ इस खास पेशकश में वक्त आ गया है आप सबसे इजाजत लेने का। अमरीश और प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी तरफ से नमस्कार।